ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। आज शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन सीरीज की तरफ। बहुत ही ध्यान से तसल्ली होकर देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। देखिए, पहले गुड क्वेश्चन की इवनिंग। तरफ मूव करते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता का विकास करना। आप अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और अपना मार्क्स करते हुए कि इतना में से इतना सही है। तो इससे ये प्रतीत होगा कि कितना आपका इस क्वेश्चन में कितना सही होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि सोचने पे मजबूर कर देंगे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, इस शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वो होलिज्म, जो उन्होंने चुना है या सोचा है होलिज्म, उनका है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउटनेस आपका नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वो क्या बोल रहा है? इस शारीरिक शिक्षा का आधारभूत दर्शन गहराई से निहित है। मतलब कि ऐसा कौन सा शारीरिक शिक्षा का दर्शन है जो आपका दर्शन गहराई से निहित है, मतलब कि उसमें डीपली रोटेड है। तो इसमें अनुभववाद, सौंदर्यवाद, व्यवहारिकता, प्रतीकवाद, इसके बाद थियोसॉफी, मानवतावाद और उपयुक्त मत से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? व्यवहारिकवाद आपका करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक शिक्षा का जो आधारभूत दर्शन है, ये आपका व्यवहारिकता में ज्यादा ही आपका इन्वॉल्व होता है, मतलब डीपली रूप से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का तात्पर्य क्या है? आत्मसात करना, संवर्धन करना, अधीनता, हेलो। अनुरूपता, विन्यास। ठीक, तो हेलो। इसमें नवीन कोई बोले कि समस्या है? मोबाइल आपको नहीं मिला, कि अभी मोबाइल आपका बना नहीं है, उसका पार्ट्स जो है नव, ना, पुराने नवीन फोनों के उसका सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन सामान ऑर्डर किए हुआ है। वो आजकल आजकल हो रहा है, वो सामान उसको बाहर से आ नहीं रहा है, इसीलिए रुका हुआ है। तो ओके, नवीन बोलते हैं तो शांति नहीं होता है। देखिए, शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आपका आत्मसात, संवर्धन, अधीनता, अनुरूपता, विनाश। तो क्या हो जाएगा आपका? कल्टीवेशन यानी कि संवर्धन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का जो है तात्पर्य है तो संवर्धन। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने मतलब या तो नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो हो सकता है नया देखिए। तो कल्टीवेशन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा मिलान गलत है? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं डेफिनेटली कहता हूँ यहाँ से ना क्वेश्चन फंसा तो कहिएगा, लेकिन बहुत ही तन्मयता और धैर्यता से आपको सुनना है, जवाब चीजों को देना है। देखिए, इधर पे क्या है आपका? इधर पे जितने भी फिजिकल एजुकेशन के क्या है कि फिजिकल एजुकेशन में जितने भी आपको उन्होंने परिभाषा दी, उनको एक संकलित कर दिया गया है। आवाज और फिगर स्क्रीन क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? जवाब दीजिए फटाक से। जी जी सर, नहीं सही। सर, ठीक है। ओके, हाँ देखिए सर, बहुत ही क्लियर ध्यान है। से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आप ही साफ करिएगा अपने अंदर। ठीक है, शारीरिक शिक्षा मोटर गतिविधि से जुड़े अनुभव के कारण व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन का योग है। आर कैसिडी। ठीक, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के पूरे क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनकी संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। ये जेबिनेस ने बोला था, बिल्कुल सही है। ये बड़ी मांसपेशियां हैं। यहाँ पे क्या? अनुभव, कैसे करूं अनुभव, मतलब कैसे करूं अनुभव, ये भी ठीक है। और जेबिनेस ने हमेशा बड़ी मांसपेशियों की बात कही है। तीसरा देखिए, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को आंदोलनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। डेलबर्ट और टूफर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंदोलन की बात की पॉइंट है। क्वेश्चन ऑप्शन 4। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के शारीरिक गतिविधियों का योग है जिसका चयन और संचालन और उनके परिणामों के अनुसार किया जाता है। तो जेफ बिलियन, ये भी बिल्कुल ही आपका सही है। तीसरा, शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह प्रयास का एक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नागरिकों का विकास करना, जिन्हें इन परिणामों को साकार करने के उद्देश्य से चुना गया हो चाल से कुशल। तो मतलब इसमें जितने भी हमने डाले हैं वो सारे परफेक्ट हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत कोई नहीं है, सब कुछ सही है। तो इस वजह से आपका बिल्कुल ये करेगा। इसीलिए मैं बोला आत्मसात करिए कि हर एक क्वेश्चन आपका
इसमें इससे बाहर नहीं आएगा अगर यहाँ से पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करिए। शारीरिक शिक्षा का मोटर विकास उद्देश्य सबसे अधिक किससे संबंधित है? क्या धीरज से, चपलता, समन्वय, संतुलन, निपुणता? तो इसमें किसकी बात कही गई है? मोटर एजुकेशन इज, इसके बाद मोटर डेवलपमेंट की बात की, क्या एम फिजिकल एजुकेशन का। इसमें आपका हो जाएगा समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। जब समन्वय की बात आती है तो इसमें 5 फेज हम पढ़ते हैं। क्या? CR का बोर्ड, BOAD, ठीक, CR का बोर्ड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद रिदमिक एबिलिटी, बैलेंस। इसके बाद आपका हो जाएगा O से, और एबिलिटी है, रिएक्शन टाइम है। और CR का बोर्ड D, मतलब क्या क्या होता है? डी, और डी का भी कुछ है, ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ऐसा कुछ होगा। तो कोऑर्डिनेशन में 5 प्रकार के आपके आते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मिलान गलत है? मिलान देखिए क्या है। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य सिद्धांत, मतलब एस्थेटिक ब्यूटी थ्योरी, जो है एस्थेटिक ब्यूटी थ्योरी ऑफ इसका है, या फिर मूल्य शास्त्र मूल्य का है, या तत्व मीमांसा जो है मन सिद्धांत का, या ज्ञान मीमांसा तर्क का सिद्धांत, या इनमें से क्या है? तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? ज्ञान मीमांसा माने, यानी कि इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी जो है तर्क का सिद्धांत, ये आपका गलत है। बाकी सब कुछ सही है। सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य के बारे में बात करेगा, मूल्य शास्त्र मूल्य के बारे में बात करेगा, तत्व मीमांसा सिद्धांत के बारे में बात करेगा, जबकि ज्ञान मीमांसा ज्ञान के बारे में बात करता है, ना कि तर्क, लॉजिक नहीं। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का मुख्य रूप से जोर देती है। तो मुख्य रूप से किस पे जोर देती है? मनोरंजन, रिक्रिएशन, फिटनेस, फिटनेस हो गया, वेल तंदुरुस्ती, मतलब क्या होता है आपका? वेलनेस हो जाएगा। ताकत, स्ट्रेंथ, धीरज, इंडोरेंस। तो सब अब किस पे जोर देती है भाई? ये तो सभी आपके फिजिकल एजुकेशन में आएंगे, लेकिन वेलनेस मतलब क्या होता है? तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती पर ये क्या करता है? आधुनिक शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से जोर देता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक शिक्षा की वर्तमान क्या है? अं- अंतर विषय प्रकृति सबसे अधिक निकटता में एकीकृत होती है। क्वेश्चन फिर से। शारीरिक शिक्षा की वर्तमान अंतर विषय प्रकृति सबसे अधिक निकटता से एकीकृत होती है। क्या? फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी। तो क्या हो जाएगा आपका? अब वर्तमान अंतर विषय प्रकृति में सबसे अधिक निकटता है, तो आपका जो है किन्सियोलॉजी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। फिजियोलॉजी में क्या होता है? शरीर के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं, फेफड़ा कैसे वर्क कर रही है, उसमें कैसे वर्क कर रहा है, तो ये सब क्या होता है, इसे फिजियोलॉजी में बात करते हैं। अब स्वीडिश पिता है वो जो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक विधि से मसाज करते हैं, और फिजियोलॉजी का जाते हैं वो करते हैं। मनोविज्ञान में मन की भावनाओं को जाना जाता है। अब मान लीजिए इसमें मनोविज्ञान में पहले क्या क्या है, तो आम चला, आम चला मतलब पहले आत्मा आया, फिर मन आया, फिर चेतन आया, फिर इसके बाद क्या है आपका? आम चला मतलब आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, बा मतलब क्या होता है? व्यवहार। ठीक है। पहले ये सीक्वेंस पूछता है। पहले क्या है? पहले आत्मा आया, फिर म से मन आया, च से चेतन आया, फिर इसके बाद ब मतलब व्यवहार आया। ठीक, आम चबा तैयार कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए ट्रिक। तो ये आपका क्या है? ऊपर से नीचे सीक्वेंस है। इसके बाद एनाटॉमी में क्या होता है? शरीर के, ह्यूमन की बॉडी या किसी भी एनिमल के बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसे एनाटॉमी। न्यूरोलॉजी आपकी न्यूरॉन से संबंधित होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक शारीरिक शिक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाला शब्द शब्द है। तो कौन सा शब्द है देखिए? क्या निर्देश है? शिक्षा शास्त्र, सुविधा, प्रशिक्षण, कोचिंग। इसमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हम बात क्या? शिक्षा केंद्रित दृष्टिकोण। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पे शिक्षा केंद्रित, शिक्षार्थी मतलब क्या होता है? शिक्षार्थी मतलब जो बच्चे होते हैं, मतलब उनको हम आधुनिक शिक्षार्थी को केंद्रित करके उनको हम आधुनिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं? उनको सुविधा देते हैं। तभी तो वो, किसी जैसे कि अगर पढ़ाना तो उनको डिजिटल बोर्ड दिया गया, चार्ट का प्रयोग नहीं किया गया, उनको एनिमेशन के द्वारा पढ़ाया गया, उनको जो वीडियो चला के पढ़ाया गया। तो क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण
जो शारीरिक शिक्षा को सुविधा देकर बढ़ाने का आपका बिल्कुल करेक्ट तैयारी। अगला, शारीरिक शिक्षा के दायरे में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण और आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल। देखिए क्या सामाजिक है, राजनीतिक है, भावनात्मक है, आर्थिक है या आध्यात्मिक है। अब बात किसकी हुई, जो जहाँ पे सांस्कृतिक एकीकरण की बात आती है वहां पे आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है, तो वहां पे सामाजिक चीजें आ जाएंगी। सपोज दैट हम हैं और आप बिहार के हैं, कानपुर के हैं। अभी हम कहीं गए गेम खेलने तो आप कहेंगे हमारे यहाँ व्यक्ति छोटा बड़ा हम कहेंगे हमारे यहाँ वेदर बड़ा फेमस है, कहेंगे हमारे यहाँ सीएम ये, हम कहेंगे हमारे यहाँ सीएम ये, हमारे यहाँ दलालों में अनुसंधान केंद्र, हमारे यहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र, यहाँ ग्रीन पार्क है। तो हम क्या, हम अपना बताएंगे, आप अपना बताओ, क्या होगा संस्कृतियों का है। फिर हम बोलेंगे भोजपुरी में, हम बोलेंगे हिंदी में, तो हमको भोजपुरी अंदर अच्छा लगेगा, आपको हिंदी अच्छा लगेगा। तो क्या संस्कृतियों का आदान प्रदान एकीकृत होता रहता है, तो वहाँ पे सामाजिक परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली के भीतर एक के विकास में योगदान देती है। इसकी बात करिए, ये व्यक्तिगत प्रणाली के भीतर एक विकास की, जहाँ पे विकास की बात आती है वहां पे क्या बात आती है, साइकोमोटर की बात आती है। ठीक, साइकोमोटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। शैक्षिक पिरामिड के भीतर शारीरिक शिक्षा आवश्यक प्रदर्शन को बढ़ावा देती है और शैक्षणिक तत्परता के, क्या है, शैक्षिक पिरामिड के भीतर, जब एक पिरामिड होगा उसके भीतर जो शारीरिक शिक्षा के आवश्यक तत्वों को बढ़ावा देती है, तो उसमें क्या चीजें, आपका मोटर, मानसिक, शारीरिक, तंत्रिका या संवेदी। तो क्या हो जाएगा आपका इसका, मोटर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपके प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का सबसे प्राइमरी लेवल क्या होता है, तो आप कहेंगे रनिंग करना है, दौड़ना है। क्यों, क्योंकि जब रनिंग वो करता है तो उसके अंदर धीरे धीरे पावर, इंश्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन तब आएगा जब आप मोटर गति करेंगे ही नहीं, तो ये चीजें पहले प्राइमरी लेवल पर विकसित नहीं होंगी। तो इस वजह से क्या है, आपका हो जाएगा मोटर आपका करेक्ट रहेगा। आर यू कम्युनिकेट प्रॉपर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे सही रूप से? जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि प्रतिरोध प्रशिक्षण। प्रतिरोध बोले तो क्या, रेजिस्टेंस, मतलब कोई भारी सामान हम उठा रहे हैं उसके प्रति हमारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कराना है। परिणाम स्वरूप मांसपेशी फाइबर के आकार में वृद्धि का सबसे अच्छा वर्णन कौन है? अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये चीज समझ जाएंगे। कोई प्रतिरोध, कोई भारी चीज उठाना है तो उसमें जो मांसपेशी की फाइबर आकार में वृद्धि का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है, हाइपरट्रॉफी इज द करेक्ट आंसर। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, आपका मांसपेशी वृद्धि होती है। ठीक, अब ये हाइपरप्लासिया में क्या होता है, हमने बताया था, एक पिलास लीजिए, आपके घर में बिजली का बिल होगा, दो पिलास का एक तार है, उसको खींचेंगे तो उस संख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, उसके आकार में वृद्धि होती है, आकार में। फिर जैसे जिम में जाएंगे, डंबल वंबल करेंगे तो गोला गोला बिल्कुल चेस्ट बाहर आएगा, तो क्या उसके आकार में। अब उसके अंदर का हाइपरप्लासिया होता है, उसकी संख्या, फैट सेल्स में छोटे 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 जो बड़े होंगे तभी तो आकार ले रहा है। तब आपका जैसे क्या है, एक अच्छा उदाहरण है, जैसे साबुदाने आप लोग खाते होंगे, तो साबुदाना पहले क्या होता है, वो बहुत छोटा होता है, जब पानी डालते तो फूल जाता है। तो जब वो तो संख्या में छोटा है, जब छोटा है, तो जब पानी में डालो उसको छोड़ दिए रात भर, तो धीरे वो फूल फूल के उसके आकार में वृद्धि होगी। तो हाइपरप्लासिया मतलब संख्या में वृद्धि होगी, हाइपरट्रॉफी उसके आकार में वृद्धि होगी। और आपको हो जाएगा, एट्रॉफी मतलब होता है जब मांसपेशी में क्षरण होता है, तो उसको बोलते हैं एट्रॉफी। ठीक, तो आपका हो जाएगा हाइपरट्रॉफी जो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नियमित धीरज व्यायाम किस अनुकूलन में वृद्धि की ओर ले आती है, मांसपेशी संबंधी, मतलब ऐसे आप पढ़ सकते हैं, मांसपेशी संबंधित नियमित धीरज व्यायाम किस अनुकूलन में वृद्धि की ओर सर ले 13 जाते एक हैं। बार फिर बता दीजिएगा सर। 13 में देखिए, 13 क्वेश्चन में नंबर क्या है, 13। 13 में क्या है कि कोई प्रतिरोध वाला प्रशिक्षण, जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि आपको बाल्टी में पानी हाथ लगा के, उसके बाद बाल्टी भर पानी ले जा रहे, रोज ले जा रहे, तो आपके क्या होगा, फाइबर में वृद्धि होगा। आपका जो मसल्स मसल्स में फाइबर होते हैं, एक रेड मसल फाइबर, एक व्हाइट मसल फाइबर होते हैं, बायोप्सी द्वारा चेक करते हैं कौन सा फाइबर है। जब उसमें वृद्धि होने लगती है तो किसमें आता है, हाइपरट्रॉफी में आता है, ठीक। इसमें संख्या में वृद्धि होता है सेल के, और इसमें सेल के आकार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, अनियमित
नियमित धीरज व्यायाम किस अनुकूलन में वृद्धि की ओर ले जाती है? मांसपेशी संबंधित नियमित धीरज व्यायाम किस अनुकूलन में वृद्धि की ओर ले जाती है? पहला मायोग्लोबिन है, इसके बाद हीमोग्लोबिन है, सर्कोमेर है, ग्लाइकोजन है और एक्टिन। तो इसमें क्या आएगा? मायोग्लोबिन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुकूलन में वृद्धि की ओर ले आती है। जैसे आप निरंतर, यहाँ पे क्या नियमित धीरज मतलब नियमित आपका जब इंडोरेंस, पहले क्या आप पहले एकदम चढ़ रहे सीढ़ी पे सांस नहीं रहे देखा। अब क्या है, जब आप रोज चढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सांस फूलना कम हो, जो धीरे धीरे सांस फूलना कम होगी तो मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में ब्लड बढ़ रहा है और अनुकूलन में वृद्धि की ओर ले आती है, तो मायोग्लोबिन इसका कारण कैसे होगा? हीमोग्लोबिन काला कोला क्या है, से सब बनता है। ठीक, अगला क्या हो जाएगा? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन वितरण में सुधार, ऑक्सीजन वितरण में सुधार के लिए प्रशिक्षण मांसपेशी के चारों ओर नई केशिकाएं बनती हैं, तो उसको संवहनीकरण, छिड़काव, केशिकाकरण, ऑक्सीजेशन या सिंचाई। सिंचाई तो ऐसा कोई है नहीं, संवहनी है नहीं, छिड़काव है नहीं, तो आपका बने सबसे अच्छा बेहतर क्या बन रहा है? केशिकाकरण। ठीक। अब एक बात याद रखिएगा, जहां मैं आप सब लोग से पूछना चाह रहा हूँ, जहां पे आपके वेन्स और आर्टरी जोड़ते हैं, मतलब कोशिका और क्या बोलते हैं, धमनी, कोशिका और धमनी जहाँ पे जुड़ते हैं उस जंक्शन को क्या बोलते हो? इस नाम से जानते हैं। बताइए। इधर क्या आपका कोशिका है? अरे कोशिका नहीं, कोशिका सिर्फ इधर धमनी है, और आपका इधर ये क्या होता है जो रेड मतलब जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और जिसमें अशुद्ध रक्त, वो कहीं ना कहीं जाके इस शुद्ध रक्त अशुद्ध सर रक्त में। इंफीरियर इंफीरियर में सर, मतलब जैसे कि सुपेरियर में तो निगेटिव वो मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और इंफीरियर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। मतलब देखो इसको तो बोलते एक तो केशिकाएं, देखो अरोटा सुनिए होता है सर जिसमें इसको। कि देख अरोटा ये के जो थ्रू। सुनिए, ये जो जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त यहाँ पे जो बीच में मिलता है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। वो कैपिलरीज बिल्कुल ही महीन हो जाती है, बिल्कुल एकदम बाल के नस, बाल की से भी महीन हो जाती है। ठीक, अभी यहाँ पे केशिका धमनी और करण सिरा बिल्कुल होता करेक्ट है है। क्या बोल रहे हैं वो? हिंदी में। धमनी और सिरा होता है। हाँ धमनी और सिरा, वो हमें ध्यान नहीं आ रहा, धमनी और सिरा बिल्कुल परफेक्ट हो रहा। ठीक है, ओके। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन? ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है? सही ठीक है सर। है। तो आपका हो जाएगा केसिका का, आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? नियमित एरोबिक व्यायाम के कारण, नियमित मतलब रेगुलर, एरोबिक मतलब ऐसा क्रिया जो आप सांस लेते हुए कर रहे हैं, के कारण रक्त वाहिकाओं व्यास में अनुकूलित वृद्धि का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? मतलब समझिए इसका कहने का मतलब, जैसे देखिए पहले ये क्या था, आपका नस था, आप ये आपके बॉडी में नस है। नियमित एरोबिक व्यायाम कर रहे हैं और आपके रक्त वाहिकाओं में ये जो प्यास इसका, इसको प्यास बोलते हैं, ठीक है, में अनुकूलित वृद्धि का सबसे, अब जब आपने नियंत्रण व्यास का, तो ये भी क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा व्यास बढ़। तो इसका क्या कारण होता है? तो वेसोडाइलेशन इसका करेक्ट है। वेसोडाइलेशन होता है, जैसे ये क्या होता है, बढ़े और आपके अंतर को नियंत्रण एरोबिक व्यायाम के लिए। तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक प्रशिक्षण, दीर्घकालिक प्रशिक्षण बोले तो मैक्रो की बात कर रहे हैं, मैक्रो की बात कर रहे हैं। एक बाद के बाद प्रत्येक संकुचन के साथ रक्त को बाहर निकलने की हृदय की बेहतर क्षमता को दर्शाता है। क्वेश्चन को समझिएगा। दीर्घकालिक प्रशिक्षण मतलब मतलब आप 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो या फिर आप 1.5 घंटा 45 मिनट आप क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं मार लो। इसके बाद प्रत्येक संकुचन के बाद रक्त को बाहर निकलने की हृदय की बेहतर क्षमता को दर्शाता है। मतलब हृदय में जो बाहर निकला उसमें संकुचन की क्षमता क्या आपका कहलाता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्तचाप क्या होता है? 80/120 होता है, यानी कि सबसे अगर नीचे गया तो दिक्कत है, ऊपर गया 120 के ऊपर गया तो दिक्कत है। ये किससे नापते हैं? वो एक बीपी मशीन आती है, उसको क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। जबकि आपका स्टेथोस्कोप क्या आती है, हृदय की धड़कन बटा वो करता है। उसका क्या होता है, 0.8 सेकेंड टोटल चक्र होता है। ठीक।
ब्रेडिकार्डिया एक होता है, ट्रेकिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया में 7 से नीचे अगर आपका हार्ट बीट आता है तो उस सिचुएशन को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं जब आपका 100 ऊपर है। अब इसको याद करने का तरीका, पहले अल्फाबेट में बी आता है फिर टी आता है बाद में। तो बी मतलब ये आपका घट रहा है और टी मतलब बढ़ रहा है। जैसे जैसे जाएंगे तो बढ़ता रहेगा, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको वैल्यूम आपका यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित व्यायाम के पैरासिम्पैथिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण आराम करने वाली हृदय गति में कमी के रूप में जाने जाने वाला शारीरिक प्रभाव क्या है? अभी हमने आपको ब्रेडिकार्डिया और ब्रेकिकार्डिया के बारे में बताया, लेकिन इधर पे क्या है? टेचिकार्डिया है, और यहाँ पे क्या है? लगता है हाइपरटेंशन और क्रोनिक ट्रीटमेंट। लेकिन इसके आंसर पर आ जाएगा पैरासिम्पैथिक गतिविधियों का वृद्धि का आराम करने वाली हृदय गति में कमी। जो हमने कहा था, जब हृदय गति में कमी आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया में 60 से कम आता है। अल्फाबेट में ये बी है, फिर आपका हो गया इसका में क्या आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी प्रक्रिया नियमित एरोबिक व्यायाम के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन परिवहन में बढ़ी हुई दक्षता को दर्शाती है? क्या है? नियमित एरोबिक मतलब रेगुलरिटी है, और एरोबिक व्यायाम मतलब कि सांस लेते हुए वर्कआउट कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन परिवहन में बढ़ी हुई क्षमता। मतलब सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास 4 लीटर था आगे ऑक्सीजन आप ले रहे थे, लेकिन 2 4 दिन 6 दिन बाद आपने 6 लीटर जो है ये लेने लगे ऑक्सीजन। तो ये जो बढ़ोतरी हुई उसे बोलना ऑक्सीजन परिवहन में बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है। तो क्या हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन का सेवन है, ऑक्सीडेशन और ग्लूटोन है? तो जाहिर सी बात है ग्लूटोन है सबसे बिल्कुल करेक्ट होगा। सर देश का क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी वाहिकाएं मुख्य रूप से दबाव वाहिकाओं संकीर्ण वाहिका क्या है वाहिका विस्तार को नियंत्रित करती है? रक्त के माध्यम की ओर से, मतलब आप ऐसे ठो पढ़िए, रक्त के माध्यम की ओर से कौन सी वाहिकाएं मुख्य रूप से दबाव वाहिका संकीर्ण को नियंत्रित करती है? पहला धमनी है, दूसरा धमनी, पहला धमनिया, तीसरा धमनिया, और सी वाला है शिरा, और डी वाला केशिका है। क्या होगा आपका? आर्टियोल्स, यानी कि ये धमनिया बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहीं तक क्लास करते हैं।